हम लोग जब मिलके पहली बार एक गाना लिखे, पता नहीं क्यों ऐसा गाना आया। कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी, कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी। ना हम बंगाली भैया ना हम पंजाबी, ना हम पंजाबी पुत्र जी। अरे हम हैं छैला बिहारी बबुआ, हम हैं छैला बिहारी, हम हैं छैला बिहारी बबुआ, हम हैं छैला बिहारी। गाने लिखे कैसे? मैं राइटर के पास जाता था, मैं बोलता था कुछ सुनाइए। अब किसी से कोई सूरदास भागलपुर में एक राइटर थे, बड़ा नाम मैंने सुना था, मैं गया, मैंने कहा कुछ सुनाइए। तो हाँ मैं चल कही गए दैया सकला गछिया, सकला गछिया हो सकला। नहीं सुनेगा सकल गछिया। तो कैसा चाहिए आपको? हम उनको बोलते थे ऐसा लिखिए ना कि मांगने रहिए गोर गोर मिल गले कर की, हमारा किस्मत में लिखल रहे यह लड़की। लड़की बोले मांगने रहिए मोट सोट मिल गले पतर का, हमारा किस्मत में लिखल रहे यह लड़। सफल मैंने सुना है कि भगवान जो है जिसको पैदा करते हैं उसको एक मौका तो जरूर देते हैं, एक मौका जरूर देते हैं। हाँ ऐसा मैंने सुना है, एक मौका जरूर देते हैं। जो उस मौके पर चौका मार दिया वो हिट हो गया, जो नहीं मार पाया वो आपको, आपके पास ऑफर आया लेकिन आप उसको समझ नहीं पाए। जैसे सबूत कीजिए कि आपके पास कहीं से एक ऑफर आया कि अरे तुमको जाना है एकदम फलाना रिकॉर्डिंग में जाकर तुमको जाना है, और वो बोल दिया नहीं मेरा एग्जाम आने वाला है, अब एग्जाम में रहेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ भाई एग्जाम तो छोड़ दोगे तो अगले बार भी फिर एग्जाम आ जाएगा, लेकिन ये जो ऑफर तुमको आज मिला है ये फिर कल मिलेगा इसी तरह। तो उस ऑफर को अब इसका मतलब ये नहीं कहना तो सब लोग एग्जाम छोड़, काम सुना भी नहीं कि क्या देना, अपना ही बकना शुरू कर दिया। अरे आजकल तो इतना व्यस्त है, इतना प्रोग्राम है कि पूछो मत, सोने का टाइम नहीं मिला। पता चले एकदम घर में सो रहा है, लेकिन उसके आने से पहले बोल दिया, वो जो सोच के आया कि मैं इसको प्रोग्राम दूंगा वो दिया भी नहीं, चला गया वापस। तो इस तरह से आपके ऑफर जो आने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिनके साथ बैठा हूं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका नाम सुनील छेला बिहारी है, जो बिहार में काफ़ी चर्चित हैं। क्यों चर्चित हैं, इन सारे मसलों पर बात होगी। सबसे पहले बता दें कि सुनील जी छेला बिहारी कैसे बने, और सुनील जी से बात करेंगे बॉलीवुड के मसले पर भी और भोजपुरी के भी मसले पर। सबसे पहले सुनील जी, आप हमें बताइए कि सुनील छेला बिहारी सुनील कैसे बना? नमस्कार आपको, आपने बहुमूल्य समय दिया हमारे लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल है सुनील जी, सुनील से सुनील छेला बिहारी कैसे बना? मुझे थोड़ा लिखने का शौक शुरू से रहा है, और मैंने हम एक मित्र के साथ, उनका नाम था सुधीर चंद्र झा, हम लोग जब मिलके पहली बार एक गाना लिखे, पता नहीं क्यों ऐसा गाना आया। कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी, कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी। ना हम बंगाली भैया ना हम पंजाबी, ना हम पंजाबी पुत्र जी। अरे हम हैं छैला बिहारी बबुआ, हम हैं छैला बिहारी, हम हैं छैला बिहारी बबुआ, हम हैं छैला बिहारी। इसी तरह का ये गीत जब मैं गया दिल्ली में, मैंने, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे चरणजीत आहूजा जी, उनको मैंने ऑडिशन दिया तो मैंने यही गीत गाया। तो उन्होंने क्या किया, रजिस्टर में मेरा नाम लिखा छैला बिहारी। फिर बाद में जब हमारी रिकॉर्डिंग होने लग गई तो उन्होंने पूछा अरे तेरे से तो मैंने नाम पूछा ही नहीं। हमने कहा आपने जब छैला बिहारी लिख दिया तो यही छैला बिहारी अब चलने दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है छैला बिहारी तो आपने लिख ही दिया, इसके आगे सुनील लगा दीजिए, तो सुनील छेला बिहारी हो गए। ओह, ये है कहानी जी। मैं अपने स्टडी पिछले 1 साल से कर रहा था, चूँकि इंटरव्यू के प्रयास में लगातार कर रहा था, नहीं हो पा रहे थे। 1 साल बाद आपका मौका लगा। हाँ। चूँकि मेरे एक विद्यालय का दोस्त है जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहेगा सर, स्ट्रगलिंग फेज जब शुरुआत हुई, खास करके एक एक्टर के लिए, एक सिंगर के लिए जो होता है स्ट्रगलिंग फेज, उस फेज में देखा जाता है कई लोग मुंबई जैसी बड़ी सिटी को छोड़कर आत्महत्या जैसे प्रयास करते हैं, जो प्रयास अभी चल रहे हैं। और जो इस वक्त अभी खबर है, एक बॉलीवुड स्टार
ने अपनी जान दे दी है। ऐसी परिस्थितियों को आप लोग कैसे देखते हैं? बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। ये न्यू जनरेशन में ये सब फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आ रहा है, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने इतना स्ट्रगल किया है कि कभी कभी ऐसा होता था कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं होता था, कहाँ कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। तो स्ट्रगल पीरियड में हमारे जब मैं यहाँ से दिल्ली गया था स्ट्रगल करने, पहले तो दिल्ली में कंपनियाँ होती थी ना, अभी तो सब जगह लोग गाना गाने लग गए। अब सबसे पहली समस्या दिल्ली जाना है, तो उसके लिए भाड़ा चाहिए। फिर दिल्ली में ऐसा तो हम है नहीं कि गए और कोई हमको रिकॉर्डिंग करवा दिया, तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन कहीं कहीं रुकते थे। तो हमारे लिए सहारा बना, हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे वहाँ दिल्ली में रिक्शा वगैरह चलाते थे, मैं उनके साथ में रहता था। वो लोग क्या करते थे, एक कमरा में 10 15 20 लोग रहते थे, माने 10 15 20 लोग, मतलब सबका खाना बनाने का अपना सामान एक एक कमरा में रखा है, सोता था कहीं भी छत पे, कहीं सो गया, कुछ सो गया। उन लोगों के पास ना बिछाने के लिए कुछ होता था, ना ओढ़ने के लिए कुछ होता था। गर्मी का मौसम होता था, जाड़े में शायद ओढ़ने के लिए कुछ रखते होंगे। तो गर्मी में हम लोग देखते थे उनके पास बिछाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन मैं जाता था तो सब खुश हो जाता था, क्योंकि मेरा ना गाँव में, मतलब मैं एक अच्छी फैमिली से रहा हूँ। अच्छी फैमिली मतलब अगर किसान फैमिली है और कोई भूखे नहीं रहा है तो उसको गाँव में लोग अमीर बोलते हैं। तो हम लोग ऐसी फैमिली से रहे कि हम लोग कभी भूखे नहीं मरे गाँव में, मतलब रोटी नमक मिल जाता था खाने के लिए। तो वो लोग बहुत इज्जत करते थे कि मैंने हमारे गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का बच्चा आया है, तो वो अपने हिसाब से क्या करता था, हमारे लिए एक चादर बिछा देता था। वो चादर कौन सा होता था मालूम? रूपा गंजी जंगिया या किसी भी कंपनी के गंजी जंगिया का जो बैनर उन्हें टंगा रहता है जिसमें छेदा रहता है, ये लोग खोल के ले आता था हमारे लिए बिछाने के लिए। हम उस पर सोते थे, वो छेदा वाले बैनर पे, और वो लोग अपने से खाना वाना बना के खिलाता था। सब दिन भर रिक्शा चलाता था, शाम को आता था, कोई ठंडा मंगाता था, कोई चाय मंगाता था, कोई मट्टी, ऐसे खिलाता था। लेकिन उन लोगों ने मेरा बड़ा मतलब सपोर्ट किया है शुरुआती दौर में, और मेरा सहारा भी बना है। जब मैं दिल्ली जाता था तो उन्हीं लोगों के साथ में रहता था और काम करता था। तो स्ट्रगल तो चल ही रहा था। ये हम है छैला बिहारी जो मैंने बताया, हम है छैला बिहारी से लेके फिर टी सीरीज में गाया बिरहनिया, टी सीरीज में कई एल्बम्स गाए, लेकिन चला नहीं। लेकिन वो स्ट्रगल ख़त्म हुआ हमारा जब 96 में हमने रिकॉर्डिंग की शुरुआत की 83 में, और 96 में 1983 में, और हमारा स्ट्रगल ख़त्म हुआ 1996 में, जब हमारा कैसेट आया प्यार के बुखार। उसके बाद से ये सिलसिला ख़त्म हुआ। तब तो फिर कंपनी हमको रहने की जगह देने लग गई और अच्छी सुविधा, गाड़ी वाड़ी, घूमो फिरो सब। तो उसके बाद, लेकिन अभी भी उन लोगों से हमारा वही प्यार है जिन लोगों ने हमको शुरुआती दौर में सपोर्ट किया। मैं आज भी दिल्ली जाता हूँ तो उन लोगों से जाके मिलता हूँ, जो हमारे गांव के सब बच्चे रिक्शा उक्शा चलाते थे, तो सबसे मैं मिलता हूँ, और बहुत एक वो वही प्यार और शालीनता बना के रखा हूँ। और इसीलिए वो गायकी का जो सिलसिला रहा है, वहाँ से जो एक संबंध बना, आज तक भी निभा रहा हूँ। लोगों ने विकास के मुद्दे पे मेरी वाइफ को जिला पार्षद बनाया पहले, अभी जब हमने वो सड़क बिजली के मुद्दे पे बनाया, जब हमने वो काम करा दिया तो अभी हमारे भावों को लोगों ने मुखिया बनाया है अपने पंचायत का। तो वो रिश्ता टूटा नहीं है, वो रिश्ते टूटे नहीं। हाँ, एक सिंगर के रूप में मेरा एक सवाल है सर, कि नए युवक जो परेशानी में, फाइनेंशियली क्राइसिस में चले जाते हैं और परेशानियों में रहते हैं, उनको दूर करने के लिए यूट्यूब का माध्यम आया है। जी ठीक है। क्या यूट्यूब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म होगा? जो रील्स आ गए हैं, यूट्यूब्स आ गए हैं, सोशल मीडियाज़ आ गए हैं, क्या नए नए सिंगर्स के लिए वो जगह बेहतर है, या फिर वही है कि फिर से टी सीरीज़ वगैरह के दौर में जाएं? देखिए, जो भी कलाकार हैं उनको एक चीज़ तो समझना चाहिए, तरीका जो भी हो सुनने का, लेकिन म्यूजिक कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। म्यूजिक तो लोग सुनेंगे ही, वीडियो का ज़माना आ गया तो वीडियो देखेंगे ही, इसलिए लोगों को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमने वो ज़माना देखा जब हम शुरुआती दौर में रिकॉर्डिंग करने जाते थे, तो पहले कैसेट में रिकॉर्ड होता था, फिर हमने अच्छा दौर देखा तो स्कूल में रिकॉर्ड होने लग गया, और जब हम लोग गाना गाते थे तो कहीं भी अगर मिस्टेक कर गए, माना 25 30 40 लोग बजाने वाले होते थे, किसी से भी अगर गलती हुई तो वो गाना फिर से दोबारा बजेगा शुरू से, तब रिकॉर्ड होगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक दिन में 2-3 गाना अगर निकल गया तो बहुत बड़ी बात है। फिर बीच में मशीन आ गई जिसमें हम लोग पंच करते थे। पंच मतलब अब कहीं बीच में गाना गड़बड़ हुआ तो वहीं से हम पंच कर लेंगे, तो हम लोग खुश हो गए।
फिर धीरे धीरे करके रिदम ट्रैक बनने लग गया, फिर म्यूजिक अलग बनने लग गया, फिर सबको मिक्स करके बनने लग गया। तो ऐसे होते होते अभी आ गया प्रोग्रामिंग का ज़माना। कैसेट के ज़माने से आए स्पूल अभी MP3 के ज़माने में, MP3 के बाद आए वीडियो CD के ज़माने में, वीडियो CD के बाद आ गई चिप में। चिप वो सबसे बुरा दौर था कलाकार के लिए और कंपनियों के लिए। उसके बाद जब फिर यूट्यूब आया तो फिर से अच्छा पैसा आने लग गया। और यूट्यूब से भी ज़्यादा मैं इसको धन्यवाद देता हूँ जियो को। जियो जब से आया तब से लोगों को जो मिलने लग गया ना आटा से सस्ता डाटा, उसके बाद लोगों ने यूट्यूब को देखने की शुरुआत की और उसके बाद से व्यूज भी बहुत ज़्यादा आने लग गया। तो एक बार मार्केट गिरा चिप के ज़माने में और फिर देखिए बहुत अच्छा उठ गया। तो जब मार्केट गिरे तो कलाकार को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गाना बजाना कभी मरने वाला नहीं है, ये रहेगा, भले उसका तरीका जो भी हो। और दौर का जहां तक सवाल है तो बोलता है अच्छा दौर बुरा दौर, मैंने गरीबी और अमीरी, ये सिक्के के दो पहलू हैं। ये पहिया जो है इसे घूमता है, तो एक तरफ गरीबी, एक तरफ अमीरी, या एक तरफ बुरा दौर, एक तरफ अच्छा दौर। जिसका बुरा दौर चल रहा है उसको खुश होना चाहिए कि अब मेरा अच्छा दौर आने वाला है, क्योंकि पहिया घूम रहा है। हाँ, जिसका अच्छा दौर चल रहा है उसको सोचना चाहिए कि भाई पहिया घूम रहा है, कहीं मेरा बुरा दौर ना आ जाए, तो उसकी हम तैयारी करके रखें। इसलिए हतोत्साहित किसी को नहीं होना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि आएंगे और धमाका कर जाएंगे, क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, वो देखिए आपके लाइन में भी है, ऐसा नहीं सिर्फ कलाकार के लिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं सबके लिए है, चाहे आप किसी भी काम में हो। मैं एक टिप्स देना चाहता हूं और मैं हर आदमी के लिए बात बताना चाहता हूं कि आप जो भी काम करते हैं, आप पत्रकारिता करते हैं या किसानी करते हैं या नेतागिरी करते हैं या कलाकारी करते हैं या कैमरामैनी करते हैं, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता हो, आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आपके काम में ईमानदारी है तो दुनिया की कोई ताकत आपको डिगा नहीं सकती है, आपको आगे जाने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप जरूर आगे जाएंगे। अपने काम में ईमानदारी रखिए और जब बुरा वक्त चले तो बुरे वक्त में आप तैयारी अच्छी रखिए, कभी बुरा वक्त नहीं आएगा, तो आप आगे जाएंगे। काम की ईमानदारी होनी चाहिए। आजकल के जनरेशन में क्या प्रॉब्लम है, होमवर्क करता नहीं है, तैयारी करता नहीं है और सबसे बड़ा सुपरस्टार बनने की कल्पना करने लगता है। मैंने जो प्यार के बुखार किया था, 1.5 वर्ष तक मैंने प्यार के बुखार एक एल्बम के लिए मेहनत किया था, 1.5 साल तक। और ऐसा ही जब मुझे बम्बई से ऑफर आया, जब गुलशन कुमार जी ने कहा बम्बई जाना है, जिस टाइम मैं स्लीपर बोगी में चलता था, स्लीपर में भी नहीं जनरल बोगी में चलता था, उस टाइम उन्होंने फ्लाइट का टिकट दे दिया और उन्होंने कहा कि तुमको विवाह गीत करना है। और फिर मैंने 1 साल का वक्त लिया, 1 साल का वक्त लिया, 1 साल के बाद मैं मुंबई गया और पहली बार मैंने डोलिया का हार बम्बई में किया और उसी एक एल्बम ने मुझे बम्बई में बंगला खरीदवा दिया। एक एल्बम, पहली बार मैं मुंबई गया। और हाँ, कट कर लीजिए। जब गुलशन कुमार जी ने मुझे फ्लाइट का टिकट दिया, मैं नहीं गया। गुलशन कुमार जी से आपकी मुलाकात हुई थी? अरे मैं तो गुलशन जी के साथ, गुलशन जी मुझे इतना प्यार करते थे, मुझे मुंबई गुलशन कुमार लेके गए थे। गुलशन कुमार जी मुंबई लेके गए मुझे, मैंने गुलशन कुमार जी ने आदेश दिया फ्लाइट का टिकट दो, मैंने उस टाइम ओके कर दिया। हाँ ठीक है, गुलशन कुमार जी बुला रहे हैं, आप फ्लाइट का टिकट दे रहे हैं, फ्लाइट में हमको। और जब टिकट बन गया तो मैं कांपने लग गया। मैंने कहा फ्लाइट का टिकट दे रहे हैं, किस लिए मुंबई भेज रहे हैं? तो पता चला कि वो गुलशन जी ने कहा है कि अपनी फिल्में बन रही है, सब पिक्चर में तेरे से गाना लिखवाएंगे। मैंने कहा अरे बाप, मुझे नहीं लिखने आता है, मैं बहुत घटिया राइटर हूँ। बोले चुप, वो पंजाबी लोग गाली दे के बात, चुप, जो प्यार का बुखार लिख सकता है वो कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा अरे प्यार का बुखार हमने 1.5 साल में लिखा, एक एल्बम। वहाँ सुनते हैं कि लोग स्क्रिप्ट तुरंत स्टोरी सुनाते हैं, वहाँ लिखना पड़ता है। मैं इतना फास्ट राइटर हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो मेरी हिम्मत नहीं, मैं नहीं गया, मैंने कैंसिल करा दिया टिकट। फिर वो लोग गाली देने लग गए, अरे तू सड़, तू मर, बम्बई जाने के लिए लोग मरता है, तू यहीं पर सड़ेगा। तो फिर वो तब फिर दोबारा उन्होंने, गुलशन जी ने वहाँ मैंने आदेश दिया कि विवाह गीत करो, छैला बिहारी से गाना लिखवाओ और छैला बिहारी और अनुराधा पौडवाल का विवाह गीत करेंगे। तो डीलर्स मीटिंग में पास हुआ, 1 लाख पीस के इनिशियल ऑर्डर आ गया। इनिशियल ऑर्डर मतलब छैला बिहारी और अनुराधा पौडवाल का विवाह गीत होगा, तुरंत डीलरों ने कहा 25,000 मुझे दे दो, इतना दे दो, 1 लाख का इनिशियल ऑर्डर आ गया। फिर मैंने 1 साल का वक्त लिया और 1 साल के बाद मैं मुंबई गया और डोलिया का हार सावन के महीने में रिलीज हुआ। कंपनी ने कहा भादो में, उस टाइम सावन के महीने में गुलशन जी को की हत्या हो गई। मैंने गुलशन जी हमको बॉम्बे लेके गए, एक एल्बम करवाया, उसके बाद सावन के महीने में उनकी हत्या हो गई। और जब सावन महीने में हत्या हुई थी सर, वो रात याद है आपको? वो कहाँ थे आप? और मैं उस टाइम रांची में था, रांची में रहता था। और जब आपके बाद पता चला था, वो क्या लगा? बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं
आप तो बड़ा अच्छा अच्छा सवाल, एक से एक सवाल पूछ रहे हैं कुरेद के। मैं उन दिनों मैं छेला बिहारी को 1 साल से स्टडी कर रहा हूँ, तो 1 साल के बाद मौका मिला है ना। गुलशन जी इतना प्यार करते थे हमको। जब मैं मुंबई से आया था तो बहुत खुश था मैं। मुंबई से मुझे आने नहीं दे रहे थे, तेरे को इधर से जाना नहीं है, अपनी 11 फिल्में बन रही, सब में तेरे को काम करना नहीं जाना है। लेकिन कुछ प्रोग्राम मैंने फ़ोन पे ले लिया था। मैंने कहा, उनको तो मैंने नहीं बोला, उनके स्टाफ को बोला कि मैं जा रहा हूँ, प्रोग्राम करके आ जाऊँगा, फिर मैं इधर रहूँगा। तो मैं प्रोग्राम करने आया था और गुलशन जी मुझे इतना प्यार करते थे कि हम लोग किराए के मकान में रहते थे। मतलब रांची में किराए के मकान में भी नहीं, मतलब अपने कजन के मकान में मैं ज़बरदस्ती घुस के रहता था। तो मैं उस दिन फ्लैट देखने गया था कि गुलशन जी मुझे इतना प्यार करते हैं, कोई फ्लैट पसंद आएगा तो गुलशन जी से पैसे वैसे लेके फ्लैट खरीदूंगा। और उस दिन फ्लैट देख के आया और उनके भरोसे में कर रहा था, टी सीरीज और गुलशन जी के भरोसे में कर रहा था। और शाम को पता चला कि इनको गोली मार दी गई। इतना मैं दुखी हुआ कि उस रात को मैंने खाना भी नहीं खाया और मुझे लगा कि अब मेरा सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन सावन के महीने में मेरा वो एल्बम रिलीज हुआ, डोलिया कहा, और भादों में हंगामा हो गया। कंपनी करे दूसरा डोलिया कहा, दूसरा डोलिया कहा, नहीं करे। सावन के महीने में विवाह गीत रिलीज हुआ है। हमारे यहाँ जाड़े मौसम में उस टाइम शादी नहीं होती थी। हमने कहा इसको लगन तो मिला नहीं, इसको मिलेगा अगले साल का लगन। अगले साल का लगन मतलब 97 में ये डोलिया कहा रहा था। हमने कहा 98 में ये पूरा एक लगन चलने दूंगा, 99 में हमसे बात कीजिएगा, 99 में दूसरा डोलिया कहा दूंगा, मैं बीच में दूंगा नहीं। और उसी एक एल्बम से कंपनी, मतलब उस टाइम गुलशन जी तो चले गए, तो गुलशन जी के बेटे ने जैसे कंपनी संभाली, तो भोजपुरी में ये एल्बम का जो देखा उन्होंने सेल किया, अरे यार डोलिया कहा, डोलिया कहा, डोलिया कहा। तो हम बैठे, हम लोग मीटिंग हुई, आप बोलिए आपको क्या चाहिए। तो हमने कहा कि हम लोग मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं। तो बहुत खुशी की बात है, आप लीजिए। तो उन्होंने 10 लाख का चेक दिया था मुझे, आप जाके घर खरीदिए। तो मैंने घर खरीदा। 10 लाख का चेक उन्होंने दिया, गुलशन जी के बेटे ने, और उनके छोटे भाई दर्शन जी ने मुझे कुछ मदद किया। तो फिर मैंने बंगला खरीदा। तो अब मैं ये नए कलाकारों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब गुलशन कुमार जी ने मुझे बुलाया मुंबई, मैंने 1 साल का वक्त लिया, नहीं गया मैं, लेकिन जब मैं 1 साल के बाद गया तो एक एल्बम में मुझे बम्बई में बंगला खरीदवा दिया और वहीं से मैं स्टैब्लिश हो गया। और सिर्फ बात इतनी नहीं है, बात यह भी है कि जितने भी भोजपुरी अंगिका के कलाकार रहे हैं, पहली बार एक कलाकार मुंबई गया और पहला ही एल्बम में हंगामा किया, वो मैं था। वरना क्या होता था, दिल्ली में कलाकारों का एल्बम हिट होता था, मुंबई में ज्यादा हिट नहीं होता था। लेकिन मैं गया, एक ही एल्बम में तहलका मचा दिया। तो मैंने 1 साल का वक्त लिया। इसका मतलब धैर्य से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। बिल्कुल आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं है। देखिए इस लाइन में, हमारे लाइन में क्या होता है, अगर आपकी सफलता आपको मिल गई ना, तो आपको इतना मिलेगा जितना आपने सोचा नहीं है, और अगर आप सफल नहीं हुए ना तो उतना चला जाएगा जितना आपने सोचा नहीं। पता है कि 1 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा एक आम सा क्वेश्चन है और कई लोगों से मैंने बात भी की आपके इंटरव्यू से पहले। उन्होंने बोला कि इन पर एक बहुत बड़ा आरोप है। अच्छा, आरोप क्या है ये जान लीजिए। इन पर बड़ा आरोप ये है कि भोजपुरी में अश्लीलता फैलाते हैं। इसका क्या जवाब है? नहीं, मेरे ऊपर ही आरोप है जी। मैं सीधा छेला बिहारी पे आरोप लगा रहा हूँ उन ऑडियंस के लिए जो ऑडियंस ये जानना चाहती है। मेरे ऊपर कैसे आरोप लगा दिया? मेरे ऊपर जो आरोप लगाया होगा इसका मतलब नहीं सुना होगा मुझे। नहीं सुना होगा? नहीं, आप गाना बताइए। अगर आपका ये आरोप है तो आप मेरा ऐसा गाना बताइए कि जिस पर मैंने लोग के ये कहें कि अश्लील है गीत। और भोजपुरी पर जो आरोप लगता है अश्लीलता का, उस पर क्या कहना? नहीं देखिए, वो तो एक जनरल सा सवाल है कि भोजपुरी पे अश्लीलता का आरोप लगता है। अब इसके कई जवाब हैं। देखिए, पहली बात कि मैं अश्लीलता का समर्थक नहीं, और मैं हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लंबे समय तक राज करना है, अगर आपको अपने टैलेंट पे भरोसा है, तो आप अश्लीलता मत कीजिए, क्योंकि अश्लीलता करने वाले लोग सदा सर्वदा नहीं रह सकते। अगर आपको सदा सर्वदा रहना है तो आपको अच्छा गाना गाना पड़ेगा। तो मैं अश्लीलता का समर्थक नहीं हूं। अब दूसरा सवाल कि आजकल जो भी पत्रकार होते हैं, एक सवाल उनके पास जरूर होता है कि भोजपुरी में अश्लीलता। अब उसका मैंने कहा कि इसके कई जवाब हो सकते हैं कि अश्लीलता सिर्फ भोजपुरी में नहीं है, और भी कई भाषाओं में है। हिंदी में भी है लेकिन कम है।
बहुत ज़्यादा उसको नहीं कह सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो अगर अश्लीलता करते हैं तो आप उनसे सवाल नहीं पूछते हैं। अभी सब सारे अश्लील गाने वाले खुश हो जाएंगे लेकिन मैंने पहले कहा कि मैं अश्लीलता का विरोधी हूँ, लेकिन खुश इसलिए हो जाएगा कि वहाँ भी तय चोली के पीछे क्या है, उसने भी तो गाया, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं सवाल पूछने के लिए। वहाँ भी तो जब जोबना पे आए निखार हमारी गली आ जाना, अब जोबना पे आए निखार तब मेरी गली माने, किस लिए बुला रहा भाई, लेकिन वहाँ कोई सवाल पूछने जाएगा नहीं। और ये जोबना शब्द तो मैं गाता नहीं, मालूम, ये शब्द मैंने कहीं भी अगर यूज किया होगा तो सिर्फ होली में, होली के अलावा मैं नहीं गाता। जो हिंदी वाले यूज करते हैं मैं नहीं करता हूँ यूज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अश्लीलता है। तो खैर, अब ये इसका 2 जवाब मैंने दिया। तीसरा जवाब कि अश्लीलता आज नहीं है, शारदा दीदी का दौर रहा है जबरदस्त, आज भी हैं शारदा दीदी हम लोग के बीच, लेकिन उस टाइम जब शारदा जी को लोग सुनते थे तो उस टाइम भी तो बालेश्वर जी को लोग सुनते थे, अरे लटकल अनरवा का हुई, तो उस टाइम भी दर्शक बटे हुए थे। एक होता है शॉर्टकट, अब इसको मैं बताऊं कि लोग क्यों अश्लीलता फैलाते हैं। एक होता है शॉर्टकट, जल्दी से हिट होना है, तो चलो यार कुछ भी गा दो, विवादास्पद गा दो, फटाफट हिट हो जाएंगे, वायरल हो जाएंगे, गाली दे देंगे, वायरल हो जाएंगे। और एक होता है कि इत्मीनान से अपना काम करता है, उसको अपने टैलेंट पे भरोसा है, उसको भरोसा है कि मैं गाऊंगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन हम अच्छी चीज गाएंगे। तो मैं इतना सब कुछ बोलने के बाद फिर से मैं बोलूंगा कि नहीं, अश्लीलता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अश्लील गीत गाते हैं, जो भी गाता है, मैं उनको कहना चाहूंगा, अगर आप अश्लील गीत गाते हैं, अभी आप बैचलर हैं तो आपने गा दिया तो आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, लेकिन कल आपकी शादी होगी, कल आपके बच्चे होंगे, कल आपकी बेटी होगी, वो भी ऑटो में बैठेगी, बस में बैठेगी, वहां जब गाना बजता है तो हमारे घर के बच्चियों को शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए ऐसा गीत मत गाइए। और अभी तो अश्लीलता के विरोध में बहुत सारी बातें हो रही है। अब तो भाई ऐसा है कि जो अश्लील गाएगा कल उसके बच्चे पर दूसरे लोग अश्लील गीत गाएंगे, तो अभी बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा समय आने वाला है, बल्कि आ चुका है। जो लोग अश्लीलता करता है, जो अश्लील गीत गाते हैं, उसके बच्चे का लोग नाम ले लेकर आजकल गा रहे हैं। तो बहुत मैं कहना चाहता हूं कि भाई अश्लीलता मत करो, अश्लीलता से कुछ मिलने वाला नहीं है, चंद समय के लिए नाम मिल जाता है। तो मैं अश्लीलता का विरोधी आदमी। आपने फिर भी एक सवाल दागा कि मेरे ऊपर अश्लीलता का आरोप लगता है। अब आपके पास वो गाना नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मेरे एक गीत के बारे में लोग बोल सकते हैं कि आपने गाया पानी में बुनका बुनके छे, छोरी बिया है ले ठुनके छे, ऐसा मैंने गाया है। लेकिन जब मैंने बचपन से इस गीत को सुना, ये मेरा क्रिएशन नहीं, ये पानी में बुनका बुनके छे, छोरी बिया है ले ठुनके छे, ये मैंने गाया। लेकिन ये जो मैंने बचपन में सुना बहुत ही गंदा था वो, मतलब वो हम तो बोलते हैं ब्याहने के लिए ठुनक रहे, ब्याह तो सबकी होती है ना, सबकी शादियां होती है, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं ब्याह के लिए, लेकिन ब्याह के बाद जो कार्यक्रम होता है वो उसने गाया है। तो मैंने उस गाने को ढक दिया, मतलब वो गाना नंगा था, उसको मैंने कपड़ा पहना दिया। तो मैं कपड़ा पहनाने का काम करता हूं, मैं कपड़ा उतारने का काम नहीं करता हूं। इस तरह का मेरा कोई भी गाना अगर कोई बोलता है कि ये गंदा है, तो इसका मतलब वो असली गाना नहीं सुना है। असली गीत सुनेगा तब मानेगा कि ये लड़का तो ढक दिया छैले भेरे, तो उसको सुनने के लायक बना दिया। मैंने ये तो अब तो मैं हर कार्यक्रम में गाता हूँ। मैंने जब से ये गीत गाया है पानी में बुनका बुनके छे, छोरी बिया है ले ठुनके छे, तब से कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें मैंने ये गीत नहीं गाया। मैं गाता हूँ तो आज महिलाओं के बीच गाता हूँ, क्योंकि ब्याहने के लिए ठुनक रही है, समझ गए। तो मैं अश्लीलता नहीं करता हूँ, गंदे गाने को मैं सोबर कर देता हूँ, अच्छा कर देता हूँ, सुनने के लायक कर देता हूँ। हम इंटरव्यू के अंतिम दौर पे हैं और सवाल ज़बरदस्त है कि छेला बिहारी के लिए सबसे बुरा दौर कब आया था? वो स्टार्टिंग, जैसे देखिए मैंने जब गाने की शुरुआत की, जब मेरे दिमाग में बात आई कि मुझे गाना गाना है, तो मैं चूँकि पैसे के पीछे कभी भागता है और बहुत मेहनत करता हूँ, तो मेरे कई प्रशंसक थे जो मुझे फाइनेंस करने के लिए तैयार थे। जब मेरे पिताजी को किसी ने कहा कि दूसरे से फाइनेंस लेगा, मैंने दूसरे से पैसा लेगा तो फिर कमा के उसी को देगा, तो आपको देना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम सुने दूसरे से पैसा ले रहे हो। हमने कहा जी, तो मैं पैसे देता हूँ। तो मेरे पिताजी ने 5,000 रुपया 1983 में 1993 में, सॉरी 83 में
मैं मुझे 5,000 रुपया दिया। अब 5,000 रुपया के लिए उस टाइम बहुत अनाज बेचना पड़ा था, अनाज, गेहूँ, चावल, गेहूँ और मकई, और उन्होंने मुझे दिया। लेकिन वो एल्बम मार्केट में अच्छे तरीके से नहीं आ पाया, क्योंकि गलत आदमी के संपर्क में चला गया तो वो सब पैसा उसे ठग लिया। उसके बाद वो मैं अश्लीलता, मैंने अश्लील गाना गाने के लिए बोल दिया। टी सीरीज ने बोला आपको हाँ, गाना गाना? उसने कहा कि मैंने, वो बालेश्वर जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था, तो बालेश्वर जी के स्टाइल का गाना, तो मैंने बालेश्वर जी के स्टाइल का गाना लिखा। उसके लिए थोड़ा मजा नहीं आ रहा, थोड़ा इसको ऐसे कर, थोड़ा ऐसे करते, थोड़ा ऐसे करते, थोड़ा थोड़ा मैं करते करते मैंने कहा कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, मुझे गवाइए चाहे मत गवाइए। तो मैं तीसरे में छोड़ के चला गया। उन्होंने कहा कि देखो, आज तुम मेरे पास आए हो, कल तुम स्टार बन जाओगे तो मैं तुम्हारे पास जाऊंगा, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ तुम मेरी बात मान लो। मैंने कहा नहीं मानूंगा, मैं चला गया। मैं एक कंपनी में गया, सोनोटोन, वहाँ पर मैंने ये गीत गाया, हम है छैला बिहारी, और उससे मैं मार्केट में आ गया। मार्केट में आया तो मेरा वो गाना हम है छैला बिहारी, चूंकि इसमें मैंने मिक्स टाइप के गाने गाए थे, जैसे कि कोई समझम का बंगाली मैंने मुखड़ा गाया, अंतरा था, राह चलत जे बंगाली मिलत हमका से ए भैया चटू पूछत तुम्हें कोथाय जाछो, तुम्हें कोथाय जाछो, तुम्हार बाड़ी कोथाय, तुम्हार भालो नाम की, हम तो कुछो न बूझे पहली, फिर भी कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी। बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी सब मैंने घुसेड़ दिया था एक ही गीत में, हरियाणवी वगैरह सब। तो उसकी वजह से मेरा पंजाब में बड़ा गाना चला। ये गाना पंजाब में ज्यादा चला। और बिहार में, चूंकि मैं उन दोनों, वो अभी जो झारखंड है, मैं रांची में पढ़ाई करता था, तो रांची में बहुत चला और पंजाब में बहुत चला। तो थोड़ा तो मेरा नाम हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मुझे तीसरी ने बुलाया, तो मेरा नाम हो, फिर तीसरी ने बुलाया, आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा पिछले बार तो आप बोलते थे ये गाना पड़ेगा, ये गाना पड़ेगा, अभी बोले नहीं, अब तुम जो गाएगा चलेगा। बस मैंने इतना अच्छा गाना गा दिया बिरहनिया कैसेट में, माई तोहरी ममता के छोर कहावा बा, और उसमें एक गीत मैंने गाया था, चिटकी भर से नूर खातिर भीख मंगी है भैया, सुना भौजी हो, जिंदगी भर रहे हम कुंवार। मैंने दहेज प्रथा पे, माता पिता के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में थोड़ा धुन सवार कि मैं अच्छे गाने गाऊंगा, तो वो कैसेट नहीं चला बिरहनिया। ये भी स्थितियां हुई। हाँ, पहले लाइट गाना गाया हल्का फुल्का, तो कैसेट हिट हो गया। दोबारा मैंने इतने अच्छे अच्छे गाने गा दिए कि वो नहीं चला। गोली खाई के जवान कहे हंसी हसीना, जो बाद में मैं हिट हुआ, तो कारगिल सैले खबरिया मैंने गाया था, वो मैंने पहले गाया था अपने बिरहनिया कैसेट में। मतलब कारगिल सीमा पे, बहुत पुराना गाना, इसलिए बहुत धुन याद नहीं आ रहा, लेकिन गोली खाई के जवान कहे हंसी हसीना, इस तरह के गाने गाए तो लोग बहुत पसंद नहीं किया। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा वो, मैंने जो एक नाम बना था, फिर उसके बाद 90 में मेरा एक कैसेट आया, केकरा सुनाई अपन कहानी, HMV में, वो बड़ा चला, खास करके रांची एरिया में, क्योंकि मैंने उसमें एक नागपुरी गीत गा दिया था। और उसमें मेरा एक गाना हिट हुआ था, धरती जले आहो गगन जले, जलेला हमरी बदनावा पिया तनी पंखा डोलावना। वो गाना बाद में उदित जी ने गाया, उदित जी ने मेरा कॉपी किया था। उदित जी ने आपके गाने को कॉपी किया, जो इस इलाके में बहुत चला, लेकिन झारखंड में मेरा गाना बहुत चला था। जो अभी झारखंड है, उस टाइम तो बिहारी था, तो वो गाना चला। उसके बाद मैंने कई कैसेट्स गाए, केकरा सुनाई अपन कहानी के बाद। ये 90 की बात मैं बता रहा हूँ, 90 से लेके 96 तक या 95 तक, 91 के बाद जब वो केकरा सुनाई अपन कहानी हुआ, तो मुझे फिर तीसरी ने बुलाया, फिर मैं तीसरे में गया, फिर फ्लॉप हो गया। मैं तीसरे में जाता था तो मैं फ्लॉप हो जाता था। उसके बाद फ्लॉप होता चला गया, तीसरे ने गवाना बंद कर दिया, सबने गवाना बंद कर दिया। मेरे को बुरे दौर में मुझे अपनी भाषा की याद आई, यार मैं भोजपुरी गा रहा हूँ, मुझे आशातीत सफलता नहीं मिल रही। और उस टाइम मैं एक अखबार पढ़ रहा था, तो उस अखबार में मैंने एक आर्टिकल देखा, बड़ा हेडलाइन लिखा हुआ था कि अंग प्रदेश के अंतर्गत 22 जिले आते हैं। मैंने कहा, मैं वो आदमी पढ़ रहा था, मैं ऐसे करके पढ़ रहा था, उसके अंदर जो मैंने पढ़ा, उस टाइम मुझे क्या लगता था कि हमारी जो भाषा है, मैंने हम जो 6 बोले छे, मैंने एकरा गाँव में लोग कहे ठेठी, इसके ठेठी, अपभ्रंश। तो हम लोग समझते थे कि भागलपुर मुंगेर में अंगिका है, और उधर समस्तीपुर दरभंगा साइड
मैथिली है और हम दोनों का मिक्स में। लेकिन वो अखबार में जो मैंने पढ़ा, हिंदुस्तान अखबार था, हिंदुस्तान अखबार में जो आर्टिकल था कि अंग प्रदेश के अंतर्गत 22 जिले हैं, मेरे जीवन को बदल दिया। हिंदुस्तान अखबार में जो आर्टिकल था कि अंग प्रदेश के अंतर्गत 22 जिले आते हैं, उस आर्टिकल ने मेरे जीवन को बदल दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि अगर उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हम लोग अंग प्रदेश के खगड़िया अंग प्रदेश में है, पूर्णिया अंग प्रदेश में है, ये सहरसा सुपौल भी अंग प्रदेश में रखा, समस्तीपुर अंग प्रदेश में रखा। उन्होंने सिर्फ वो छोड़ा था मतलब मिथिलांचल के लिए दरभंगा, मधुबनी वगैरह को, बाकी ये सारे जो भागलपुर, लखीसराय, ये सब जमुई, देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, ये सब अंग प्रदेश के अंतर्गत 5 जिले जो बाद में झारखंड में चले। मैंने कहा इतना बड़ा क्षेत्र है तो मुझे अंगिका में गाना चाहिए, और मैंने अंगिका की प्लानिंग शुरू की। अभी मैंने आपके पहले बोला कि 1.5 साल में मैंने प्यार के बुखार किया था, तो 1.5 वर्षों में मैंने उसके गाने लिखे कैसे? मैं राइटर के पास जाता था, मैं बोलता था कुछ सुनाइए। अब किसी से कोई सूरदास भागलपुर में एक राइटर थे, बड़ा नाम मैंने सुना था, मैं गया, मैंने कहा कुछ सुनाइए, तो आम चमक गे दैया सकला गछिया हो सकला। मुझे यार ये गाना कौन सुनेगा, सकल गछिया, तो कैसा चाहिए आपको? तो हम उनको बोलते थे ऐसा लिखिए ना कि मांगने रहिए गोर गोर मिल गले कर की, हमारा किस्मत में लिखल रहे यह लड़की। लड़की बोले मांगने रहिए मोट सोट मिल गले पतर का, हमारा किस्मत में लिखल रहे यह लड़का। अच्छा ऐसा गाना चाहिए, हाँ तो ठीक है ना, आप 1 महीना बाद आइए, हम ऐसा गाना लिखेंगे। फिर 1 महीना बाद गए, फिर भी उनके पास कुछ नहीं। मैं जब किसी राइटर के पास बैठता था तो मैं उनको सिखलाने के चक्कर में मेरे पास ढेर सारा गाना हो गया। अब किसी दूसरे राइटर के पास में बैठा, मैं बोलता ऐसा लिखिए ना कि तो हमारे श्री देवी, तो हमारे रेखा, तोरा ऐसा रूप हमें कहियो नहीं देखा, बन जाओ तो मोरी रानी हो रानी, तो हो हेमा की नानी। वो बताता था राइटर को, अब मेरे पास एक मुखड़ा आ गया। इसी तरह से आते आते मेरे पास इतने गाने आ गए, और वो राइटर सब आज तक नहीं लिख पाए, और मेरे पास इतने गाने आए कि मैंने प्यार का बुखार रिकॉर्ड किया और सुपर डुपर हिट हो गया। हमारा आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है नए जनरेशन के लिए, एक्टर्स के लिए, सिंगर्स के लिए। आखिरी सवाल है सर, जब वो सक्सेस हो जाते हैं, बहुत सारे एक्टर्स को देखा जाता है वो सब सक्सेस किसी एकदम मुकाम पर होते हैं, वहाँ पर वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं, उस बैलेंस को कैसे बनाएं? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, मैं सिर्फ फिल्मों के बारे में नहीं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि फिल्मों और राजनीति में घोड़े की नाल और खुरपी की मूड़ अक्सर कही जाती है। नहीं, सबसे पहली बात, आपका क्या नाम हुआ? मनीष चंद्र सत्यार्थी। मनीष चंद्र सत्यार्थी जी, आपका सवाल जो है ना बहुत अच्छा है। सबसे अलग सवाल आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब सही रूप से आपने होमवर्क किया है। सिर्फ आपका एक ही कॉमन सवाल था अश्लीलता वाला, बाकी सारा जितना भी सवाल है ना बिल्कुल आप अलग पूछ रहे हैं, और बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं कि जब आदमी सफल हो जाता है तो उसमें बैलेंस कैसे बनाता है। देखिए, मैं एक चीज मानता हूं कि सफल, मैंने सुना है कि भगवान जो है जिसको पैदा करते हैं उसको एक मौका तो जरूर देते हैं। एक मौका जरूर देते हैं? हाँ, ऐसा मैंने सुना है, एक मौका जरूर देते हैं। जो उस मौके पर चौका मार दिया वो हिट हो गया, जो नहीं मार पाया वो आपके पास ऑफर आया लेकिन आप उसको समझ नहीं पाए। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कहीं से एक ऑफर आया कि अरे तुमको जाना है एकदम फलाना रिकॉर्डिंग में जाकर तुमको गाना है, और वो बोल दिया नहीं मेरा एग्जाम आने वाला है, तब एग्जाम में रह गया। लेकिन मैं कहता हूँ भाई एग्जाम तो छोड़ दोगे तो अगले बार भी फिर एग्जाम आ जाएगा, लेकिन ये जो ऑफर तुमको आज मिला है ये फिर कल मिलेगा ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तो उस ऑफर को ठुकरा, अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग एग्जाम छोड़ दो, माने आपको ये बैलेंस वहीं से बनाना पड़ता है कि एग्जाम महत्वपूर्ण है या वो जो ऑफर आया वो महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण उस पर सोच के समझ के डिसीजन लेना चाहिए। कई लोगों की आदत क्या होती है कि कोई काम देने आया, उसका काम सुना भी नहीं कि क्या देना, अपना ही बकना शुरू कर दिया, अरे आजकल तो इतना व्यस्त है, इतना प्रोग्राम है कि पूछो मत, सोने का टाइम नहीं मिलता, पता चले एकदम घर में सो रहा है, लेकिन उसके आने से पहले बोल दिया, वो जो सोच के आया कि मैं इसको प्रोग्राम दूंगा वो दिया भी नहीं, चला गया वापस। तो इस तरह से आपके ऑफर जो आने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं।
बम्बई में लोगों से पूछिए अभी व्यस्त हो क्या, बोले नहीं नहीं किधर, खाली बैठा हूँ। बम्बई में कितना भी लोगों के पास काम होगा, कभी बोलेगा नहीं कि मेरे पास काम है, और हम लोग बक 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 करते रहते हैं। बिहारी लोग इतना सा काम नहीं होता, अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार खान समझ लेता। हाँ, ये हम बिहारियों की आदत होती है भाई। बिहारी लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो है सो है, वो हम लोगों की कमी है कि हम थोड़े में बहुत ज्यादा आंख बकाने लगते हैं। बम्बई में जाके सीख लेता है लोग कि बैलेंस कैसे बनाया जाता है। आप अमिताभ बच्चन जी से भी नहीं मिल पाइएगा, अलग बात है, लेकिन अगर मिलिएगा तो ऐसे ही सुकून से बैठे रहेंगे। बल्कि इतना देर इंटरव्यू करते तो 3-4 बार आपको खाना चाय भी आ जाता, क्योंकि वो लोग इतना टाइम नहीं देंगे, अलग बात है, लेकिन टाइम देंगे तो भरपूर टाइम देंगे। मोदी जी को देखिए, मोदी जी से किसी ने पूछा कि आप घड़ी इधर पहनते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना कि अगर ये ऐसे घड़ी पहनेंगे तो ऐसे देखेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि मेरा इंसल्ट कर रहा है, तो ऐसे करके बात करते करते अपने देख भी लेते हैं, सामने वाले को एहसास भी नहीं होने देते। एक प्रधानमंत्री इतना ध्यान देते हैं कि सामने वाले को एहसास नहीं हो कि हमारे पास बहुत व्यस्तता है। तो इन छोटी छोटी बातें हम लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए लोगों से कि जब आप किसी को टाइम दीजिए तो क्वालिटी टाइम दीजिए। अब आपका सवाल था कि बैलेंस कैसे बनाते हैं। मैंने इसलिए बैलेंस बनाया कि मैं कभी भी आंध्र प्रदेश में रहा नहीं। बचपन से मैं रांची में रहा हूं, तो रांची से मैं गाना करता था, इधर गाना खूब हिट है, सुपर हिट है, तो मैं सुन ही नहीं पाता था। अभी कोरोना की वजह से मैं अभी 1-1.5 साल तक घर में रहा, तो मैंने देखा घर में मेरे इधर बहुत गाने बज रहे हैं। मैंने कहा यार अच्छा हुआ मैं कभी आंध्र प्रदेश में नहीं रहा। अगर मैं अपने आंध्र प्रदेश में रहता तो मुझे घमंड हो जाता कि मेरा गाना इतना बजता है। सब दिन दूर में रहा, उधर कोई गाना बजता ही नहीं, झारखंड में कम बजता था। तो कभी बॉम्बे में रहने लग गया तो बॉम्बे में भी कम बजता था। ऐसे बॉम्बे में पहले कम बजते थे, अब तो बॉम्बे में बजने लग गए भोजपुरी वगैरह गाने। तो इसलिए मैंने कभी सुना नहीं ज्यादा गाना, इसलिए शायद मुझे घमंड हुआ नहीं। दूसरी बात ये कलाकार की, हाँ मैंने वहां से जो शुरुआत किया था, मौका तो भगवान एक बार सबको देते हैं, उसको जो मेंटेन कर लिया। मैं ये बोलना चाह रहा था कि सफल होना ये बहुत मुश्किल नहीं है, सफलता को पचा लेना बहुत मुश्किल है। और जिसने इस सफलता को पचा लिया वो सदा सर्वदा सफल रहेगा। आप अमिताभ बच्चन जी से सीखिए कि कभी भी उनको घमंड नहीं हुआ, कभी भी बैठते हैं तेरे को मेरे को बात नहीं करते हैं, हम करके बात करते हैं। हम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, भारतीय फिल्म उद्योग बोलते हैं वो, क्योंकि भाई साहित्यकार के बच्चे रहे हैं और उनको घमंड छू नहीं पाया। अगर सच बोला जाए, आप कभी उनको नहीं देखेंगे कि ऐसे करके बैठा हुआ है, वो एक्टिंग करेंगे, अगर उसमें वो ऐसा कैरेक्टर कर रहे हैं तो ऐसे करके बैठेंगे। तो बैठने से लेके बात करने तक में जो शालीनता है वो अमिताभ बच्चन साहब से सीखिए, हमारे मोदी जी से सीखिए। छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो सफलता को पचाना ही तो बहुत बड़ी बात है। अगर सफलता आप नहीं पचा पाए तो फिर बेकार हो, इसी सफलता का कोई मतलब नहीं है। और मैं जब किसी और के लिए मांगता हूं कुछ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि दूसरे के लिए क्या मांगते हैं, तो मैं भगवान से बोलता हूं, कभी कभी जाता हूं भगवान के पास, मैं बोलता हूं सफलता आप किसी को दीजिएगा ना तो तुरंत मत दीजिए, क्योंकि तुरंत सफलता दीजिएगा तो सफलता का महत्व नहीं समझ पाता है और अकड़ में आ जाता है। तो थोड़ा तड़पा के अगर सफलता देंगे तो उस सफलता का लोग महत्व समझ पाएगा। और सफलता को पचाना सीखना चाहिए आदमी को। जो नहीं सफलता पचा पाते हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, नहीं है। सफलता में भी आप झुके हुए रहिए। आपको देख के कोई नहीं समझ पाए कि ये बहुत सफल व्यक्ति है, अगर देख के समझेगा तो फिर सफलता का कोई मतलब नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील छेला बिहारी जी। बहरहाल आपको हमारा यह इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। और जाते जाते छेला बिहारी जी से एक संगीत सुनने की फरमाइश करता हूँ मैं। नहीं, पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। ये आपका उच्चारण भी अच्छा है, आपने शुक्रिया कहा, मनीष कहा, तो उच्चारण भी आपका सही है और बहुत अच्छा है। आपने उच्चारण कहीं सीखा है कि ऐसे ही इसका राज क्या है? इसका राज हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पिताजी हैं, जो मैं पत्रकारिता बैकग्राउंड से आता हूँ। अच्छा, आपके पिताजी वगैरह पत्रकार हैं। उच्चारण बहुत अच्छा है और इसी बहाने मैं आपके इंटरव्यू के बहाने में लोगों से कहना चाहता हूं, जो पत्रकार बनना चाहते हैं
अभी कुछ ऐसे ऐसे चैनल हैं जो बहुत बड़े चैनल हैं, मतलब बड़ा नाम है उनका, सब्सक्राइबर के मामले में 5 मिलियन से ज़्यादा होगा, लेकिन किसी का उच्चारण सही नहीं है। देखिए, अगर आप हिंदी में बात करते हैं, अगर हिंदी में चैनल चलाते हैं तो हिंदी में आपको उच्चारण का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप किसी रीजनल भाषा में चला रहे हैं तो रीजनल में उच्चारण की कोई बंदिश नहीं है, हिंदी डिक्शन मजबूत होना चाहिए। हाँ, जैसे मैं अंगिका गायक हूँ, तो अंगिका गायक में हम शिव शिव बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन जैसे मैं हिंदी बोलूंगा तो शिव बोलना पड़ेगा, शिव, क्योंकि वो तालब श है। तो हमारे लिए तो क्षम्य है, क्योंकि मैं अंगिका का गायक हूं, मैं फोक सिंगर हूं, फोक सिंगर के लिए ये क्षम्य है। लेकिन अगर आप पत्रकारिता करते और हिंदी में बात करते हैं तो निश्चित रूप से जितने भी पत्रकार बंधु हैं जिनको पत्रकारिता करने का शौक है, जरूर थोड़ा सा उच्चारण पे ध्यान दें और बातों की जो शालीनता होनी चाहिए, पत्रकारिता की जो गरिमा होनी चाहिए। कई तो एकदम फुटपाथ पे ऐसे ऐसे बात करता है जैसे लगता है हरठिया आदमी आ गया, और वो मिलियंस में सब्सक्राइबर है भाई, बड़ा अच्छा चलता भी है। लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूं, नाम तो नहीं लूंगा नहीं तो हमको गाली देने लगेगा सब लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जब नाम नहीं था तो आप ऐसे बात करते थे, भाई तो नाम हो गया है ना, अब तो शालीनता सीख लो। तो आप बहुत अच्छा, बहुत कम ऐसे पत्रकार होते हैं, कम होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं होते हैं। जो पारिवारिक उनका जो बैकग्राउंड अगर पत्रकारिता का रहा है, या जिनको पता है कि भाई हिंदी की पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हिंदी में थोड़ा उच्चारण पर ध्यान दें। उच्चारण जैसे अब हमारा जो हम लोग जिसे गाते हैं तो हमारा उच्चारण मिस्टेक होगा चलेगा, लेकिन हमारा अनाउंसर उद्घोषक अगर गलत बोलेगा तो तुरंत उंगली उठ जाएगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं उद्घोषक का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। अब उद्घोषक जो होता है उसको उद्घोषक का उच्चारण करना नहीं आता। हमने तो पास हम अलाउंसर हैं, हम अलाउंसर हैं, हमसे अरे यार अलाउंसर में तुमको बोलने आता है, तुम अनाउंसमेंट करते हो। तो अनाउंसर जो होना चाहिए, अनाउंसर मैंने इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में उद्घोषक बोलते हैं। अगर आपको उद्घोषक बनने का शौक है तो आप उच्चारण पे ध्यान दीजिए, उर्दू का कुछ शब्द सीखिए, तो ये सब जरूरी है। बहुत अच्छा लगा मनीष जी, मैं भी कोशिश कर रहा हूं आपके साथ में कि आपके नाम का उच्चारण मैं सही करूं। मनीष जी, आप एक तो आपका होमवर्क भी बहुत जबरदस्त है, उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा मैच्योरिटी है आप में, और बहुत अच्छा अच्छे आपने सवाल पूछे। और ये आपका है कि समापन किसी गीत से हो, किस टाइप का गीत सुनना चाहेंगे? आप जो सुना दे जो आपके दिल के करीब हो। है नहीं, दिल के, हाँ दिल के करीब। देखिए दिल के करीब तो आजकल मेरे जो विवाह गीत चलता है तो वो मेरे दिल के बहुत करीब होता है, और विवाह गीत मेरे बजते भी बहुत हैं। आप पब्लिक को झुमाने के लिए हम लोग अलग अलग टाइप के गाने गाते हैं। पब्लिक एक पब्लिक को झुमाने के लिए गाता हूँ। जो आपने कहा कि छैला बिहारी पर अश्लीलता का आरोप लगता है, तो मैं देखिए कि मार्केट डिमांड में गाता हूँ। मेरा बेटा बड़ा टैलेंटेड, पहले दिन जब स्कूल गया, फर्स्ट डे स्कूल गया, स्कूल से आके मुझे बोलता है, पापा माय टीचर इज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने कहा नहीं बेटे, अपने टीचर के बारे में ऐसा नहीं बोलते, टीचर मम्मी समान होती है। चुप रहिए, आप हर हमेशा अपने जुगाड़ में लगे रहते हैं। हमने कहा हम अपने जुगाड़ में क्या लगे बे? बोलता टीचर मम्मी समान क्यों? आपकी बहू समान नहीं हो सकती है। मैंने कहा वाह बेटा, तुम तो अपने बाप का नाम रोशन करेगा। फिर वो बोलता ओकर गोरे गोरे गाल। मैंने कहा वाह रे बेटा, इस उम्र में ओकर गोरे गोरे गाल। फिर बोलता ओकर ना गिंजे संचाल, ओकर गोरे गोरे गाल, ओकर ना गिंजे संचाल, ओकर उम्र 16 साल, हम तो हो गए नी बेहाल, कहीं पौआ फिसल न जाए। तो मैं भी उसका बाप, मैंने कहा जल्दी पटा लो बेटा, कहीं मौका निकल न जाए, जल्दी पटा लो बेटा। ये मार्केट डिमांड है, इस तरह के गाने पब्लिक बहुत पसंद करती है। लेकिन मैं अगर मेरे दिल के करीब बोलेगा, बाबा जांगी बैठलेंगे बहिना भैया तोहरे पास, बाबा जांगी बैठलेंगे बहिना भैया तोहरे पास, चांद जैसन मुखड़ा गे बहिना काहे कैने छे उदास, चांद जैसन मुखड़ा गे बहिना काहे कैने छे उदास,
कत्ते तोरा कहियो हो भैया, कत्ते दियो तोरा ज्ञान। अब नहीं खिलते हो भैया चेहरा पर मुस्कान, अब नहीं खिलते हो भैया मुखड़ा पर मुस्कान। ये विवाह गीत, ये सब मेरे दिल के करीब है, लेकिन मार्केट डिमांड के लिए भी गाना पड़ता है। जो पब्लिक पसंद करे वैसे भी गाने गाने पड़ते हैं, कम से कम बीच बीच में तो जरूर देना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी होगी तो मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ। बस ऐसे फ्लो में कुछ बोल देता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपना बच्चा समझकर, अपना भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।